हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो आगे वाला टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस तो हमने पढ़ा था हमारे लास्ट लॉ चल रहा सेकेंड लॉ, उसके अकॉर्डिंग उस पे अब अपन देखने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है, उसको समझते हैं। देखें कि भाई इफ टी टी यानी कि टी और टी जो क्या होते हैं हेट्रोजेनियस, यानी कि अलग अलग टाइप के लक्षण हैं जो साथ में मिले हुए हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी इज क्रॉस्ड विद टी टी, जो स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ में क्या कराए जाते हैं, क्रॉस करवाए जाते हैं। देन इट इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस, तो उसको जाना जाता है टेस्ट क्रॉस के नाम से। The phenotypic and genotypic ratio is offspring obtained by this cross, यानी कि इसके द्वारा जो अपन को फेनोटाइपिक रेशो मिलता है वो क्या होता है, फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक का जो रेशो मिलता है वो क्या होता है 1:1, मतलब 50-50% हमें दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। 50% हेट्रोजीनियस होता है टॉल एंड 50% होमोजीनियस होते हैं, जो भी क्या होते हैं टॉल। 50% होमोजीनियस और 50% क्या होते हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस टॉल मिलते हैं। देखें कैसे होते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये तो है हमारे पास जो है मिक्सचर में, मतलब कि हेट्रोजीनियस है। ये है होमोजीनियस जो एक ही टाइप के हैं, इनका आपस में क्या कराया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। तो इसके एक अपन ने लिया जो इसके जेनेट्स होते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी दो डिफरेंट टाइप के, एक ही टाइप का है टी, तो उसको हमने लिया। ठीक है, फिर सोल्व कर रहे हैं आगे, तो देखें इन क्रॉस करवाए जा रहे हैं, तो कैपिटल टी को टी और टी दोनों के साथ में लिया जाएगा। तो अपने पास इस स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ में लिया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गए, यानी कि एक तो हमें मिला है ये चीज। दूसरी स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ में लिया तो क्या बन रहा है अपने पास स्मॉल टी, यानी कि दूसरी बन रही ये है हमारे पास कौन सा होमोजीनियस, और ये कौन सा है हेट्रोजीनियस। मतलब जो हमारे पास इसका और इसका रेशो आया है वो कितना आया है 1:1। फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक का रेशो कितना है हमारे पास 1:1। ठीक है, मतलब 50-50% दोनों हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि लास्ट लॉ है जो अपना इस चैप्टर का। 3 लॉ हमने पढ़े थे, फर्स्ट और सेकंड में आपको बता चुका हूँ। लास्ट आ रहा हमारे पास लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार इफ टू प्लांट्स हैविंग टू और मोर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि दो प्लांट हैं उनमें एक से ज्यादा लक्षण ऑलरेडी अवेलेबल है या दो से ज्यादा लक्षण अवेलेबल है, तो आर क्रॉस्ड देन inheritance of one character remained unaffected by the other, that is alleles of each character not only get separated but also behave independently from each other। इसमें क्या है, मतलब कि भाई जो एक प्लांट होता है उसमें क्या होते हैं दो से ज्यादा लक्षण होते हैं, तो सारे लक्षण तो एक ही बार में शो हो नहीं सकते हैं। तो उन लक्षणों में से क्या होता है, कुछ तो अनअफेक्टेड रहते हैं, कुछ का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो अफेक्टेड तो क्या होते हैं कैपिटल वाले, और जो स्मॉल वाले होते हैं वो इनअफेक्टेड रहते हैं। तो इसको समझने के लिए आप देखें कि भाई ना एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे है अपने पास y/r। कैपिटल Y का मतलब होता है येलो, और स्मॉल y का कैपिटल R का मतलब होता है राउंड। स्मॉल y का मतलब ग्रीन और स्मॉल r का मतलब रिंकल्ड। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है सारे जो लक्षण आएंगे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रूप से हमें दिखाई देते हैं, मतलब पता चलता है कि अलग अलग क्या क्या लक्षण किस किस प्रकार के हमें प्लांट्स प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अपने पास कि भाई इनका आपस में क्रॉस किया जाएगा, तो इसमें किस टाइप के जीन अपने पास जीन या फिर जेनेट्स हैं, तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल आर वाले, यहाँ पे स्मॉल वाई और स्मॉल आर वाले हैं। अब इनके जो 4 टाइप के टोटल लक्षण हो रहे हैं कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल के, तो इनके बीच में आपस में क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ में ले जाएगा, कैपिटल वाई को कैपिटल आर के साथ में ले जाएगा, स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ में, स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ में। तो इस टाइप से हमारे पास 4 प्रकार के क्या बन गए हैं, अलग लक्षण बन गए, अलग प्लांट्स हो सकते हैं वो बन गए हैं। ये बने हैं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है,
तो इसी तरीके से वापस से अपन क्या करते हैं, इनकी टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि अपन को आगे वाली जनरेशन पता चले। देखिए कैपिटल वाई आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, वाई स्मॉल और आर स्मॉल, ठीक है। सेम प्रोसेस इधर भी, वही जिस तरीके से अपन इनका क्रॉस करवाते हैं सेम प्रोसेस रहेगी। इस कैपिटल वाई और कैपिटल आर को कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ में लिया गया, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये कौन से होते हैं, येलो राउंडेड, तो इनका नाम क्या आएगा, येलो राउंडेड। आगे है हमारे पास कैपिटल वाई कैपिटल आर को कराया जा रहा है कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ में, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। स्मॉल आर का लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल रिप्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कैपिटल वाई वाला येलो, कैपिटल आर वाला राउंडेड, तो ये भी क्या होगा, येलो राउंडेड। अब येलो राउंडेड है बट ये क्या है, ये वाला था होमोजीनियस, ये है हेट्रोजीनियस, ठीक है ना, ये क्योंकि इसमें मिक्स में है और यहाँ पे प्योर है, ठीक है। हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो कैपिटल वाई अगर है जब तक तो फिर वो कौन सा लक्षण माना जाएगा, येलो, और कैपिटल आर है तो राउंडेड, ये भी येलो राउंडेड ही होंगे। फिर आ रहा है अपने पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जब तक कैपिटल है तब तक वो कैसे रहेंगे, येलो राउंडेड, ठीक है ना। फिर आ रही है अपने पास वाई वाई आर आर, यहाँ पे भी देखें तो येलो राउंडेड ही आ रहे हैं। फिर इसके वहां पे इसके साथ क्या आ रहा है, तो वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना। कैपिटल वाई होने की वजह से येलो तो आ रहा है बट दोनों स्मॉल है, तो येलो रिंकल, स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, रिंकल, तो येलो रिंकल। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों है, तो ये कौन सा हो जाएगा वहां पे, येलो राउंडेड। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई जब तक अवेलेबल है तब तक येलो ही होगा, स्मॉल आर दोनों है तो रिंकल हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो रिंकल होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जब तक कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर वाले लक्षण को ही माना जाएगा, तो कैपिटल लेटर वाला लक्षण कौन सा हो गया, येलो, कैपिटल लेटर वाला आर वाला लक्षण कौन सा हो गया, राउंडेड, येलो राउंडेड। स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आ चुके हैं, तो यहाँ पे अपन आ सकते हैं ग्रीन में, तो ग्रीन कैपिटल आर का मतलब राउंडेड, ग्रीन राउंडेड हो जाएंगे ये, आगे ग्रीन राउंडेड वापस से। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, वापस येलो राउंडेड। फिर कैपिटल है वाई तो येलो हो गया, स्मॉल है आर तो फिर रिंकल हो गया, येलो रिंकल। फिर वाई और वाई यानी कि ग्रीन, आर यानी कि कौन से हो गए हमारे पास, राउंडेड, येलो राउंडेड, फिर ग्रीन राउंडेड हो गई है। फिर है अपने पास स्मॉल वाई कैप और स्मॉल आर, ये प्योर रूप से हमारे पास मिल रहे हैं ग्रीन रिंकल, ठीक है। तो ये चीज तो आपको आई होगी समझ में। इसके बाद आता है अपने पास कि भाई दो टाइप के रेशो, फेनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, कि भाई कितने टाइप के प्लांट्स थे और उनका क्या रेशो आ रहा है वो देखना है। येलो राउंडेड वाले कितने थे तो काउंट करना पड़ेगा हमें, वो टोटल आ रहे हैं हमारे पास, इसमें लेकर अपन काउंट करते हैं। जैसे देखो येलो राउंडेड वाले, येलो राउंडेड, 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 ये वाले भी हैं और ये भी येलो राउंडेड है। बस कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं। इसका मतलब ये कितना हो गया, 9। इसी तरीके से ग्रीन राउंडेड देखेंगे आप तो 3 आएंगे, येलो रिंकल देखेंगे तो 3 आएंगे, और ग्रीन रिंकल देखेंगे तो हमारे पास ओनली 1 है। तो इन सब का फेनोटाइपिक रेशो क्या आ गया है, 9:3:3:1, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। इसके बाद आता है अपने पास जीनोटाइपिक रेशो, जितने डिफरेंट टाइप के जीन हैं उनके हिसाब से इन सारे प्लांट्स का रेशो क्या होगा वो देख रहे हैं। तो वो तो क्या होगा, सारे जितने भी हैं अलग अलग टाइप के उन सबको देखा जाएगा सेपरेट, तो उनका रेशो आ जाएगा हमारे पास 1:2:4:1 और 2:1:2:1, ठीक है।
तो ये था हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है आपको, ये टेबल पूरी तरीके से नोट कर। तो इसके बाद आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो नियम दिए हैं इनहेरिटेंस के, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मतलब महत्वपूर्णता है, ठीक है ना, ये अपन समझने जा रहे हैं। मतलब क्या ये मतलब अपने काम में आए, क्या इनसे हमको फायदा हुआ उनको। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसके रूप में हम इसको समझते हैं। देखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग बीइंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स होता है, जैसे कि मान लो कि भाई कोई सा भी लिविंग बीइंग्स हो, ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मेनी हार्मफुल एंड लेथल जीन्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस। बहुत सारे और हार्मफुल और लेथल जीन्स जो क्या होते हैं एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, मतलब दिखाई ही नहीं देते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं, देयर कैरेक्टर ड्यू टू रिसेसिव नेचर, क्योंकि उनका रिसेसिव नेचर होता है। तो अब कौन जो कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके बारे में जानकारी कैसे पता चली, इनके लॉ के थ्रू। कौन जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं वो डोमिनेंट है, कैसे पता चला, इनके लॉ के थ्रू, ठीक है ना। फिर सेकंड पॉइंट, बाय प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जीन कंसेप्ट इज एस्टैब्लिश्ड। यानी कि इनके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से जीन कंसेप्ट को स्थापित किया जा सका। मतलब जीन क्या चीज होती है, एक्चुअल में है क्या चीज, जीन को समझने के बारे में पूरी जानकारी इनके जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उससे हमें मिली। इसके बाद according to law of segregation a gene has two alleles and these can controls two contrasting characters। यानी कि इनके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार जीन में क्या होते हैं, दो एलिल्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आने वाले आगे के जो लक्षण होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब जीन के थ्रू ही सारे जो आगे के लक्षण होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। New characters are produced in the hybrid offspring come into our knowledge by the law of Mendel। यानी कि नए लक्षण हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से आते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें लॉ, इनके जो मेंडल के लॉ थे उनके हिसाब से ही पता चली, या उनकी वजह से ही पता चली। बाकी इनके भाई नए लक्षण किस तरीके से आते हैं और कैसे हमको समझा जा सकता है, उसकी कोई जानकारी हमें नहीं थी। फिर 5 नंबर वाला, यूजलेस कैरेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड एंड यूजफुल कैरेक्टर कैन बी ब्रॉट टुगेदर इन द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज में कि भाई जो कैरेक्टर हमें जरूरत नहीं होती है उन लक्षणों को हटाया जा सकता है, और जो मतलब यूजफुल कैरेक्टर है वो उस प्लांट या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में लाए जा सकते हैं। किसके थ्रू, लॉ ऑफ जो मेंडल्स के लॉ है इनहेरिटेंस, उनके थ्रू, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड। यानी कि अच्छी पैदावार देने वाले क्रॉप जो होती है, फसलें होती हैं, उनको डेवलप किया जा सकता है बाय द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का यूज कर करके, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर आज का यहाँ पे खत्म हो चुका है इस टॉपिक के साथ में। एक बार कंप्लीट पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लें, कोई भी इश्यू या डाउट आपके माइंड में रहता है तो आप उसे जरूर क्लियर कर लें। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। क्वेश्चन आंसर की जो PDF है आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर देख ले। कोई भी इश्यू हो तो वहाँ पर से एक बार जरूर पूछें।